के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आधी आबादी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा पोखरियाल और आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ चुके हैं स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की धर्मपत्नी विमला देवी जी। उनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन के बारे में आपको बता दें, क्योंकि 1980 में जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था और अब उत्तराखंड राज्य है, वहाँ पर उन्होंने चिपको आंदोलन जो है बहुत जन आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर चिपको आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और पेड़ों को बचाया था। और उस समय जो है इंदिरा गांधी और तत्कालीन मंत्री के बाद जो है ये आदेश जारी हुआ कि 1000 से ऊपर की ऊंचाई के पेड़ों को जो है स्थान के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा और ये पूरे हिमालय क्षेत्र में जो वन अधिनियम है उसको लागू किया गया और इसके साथ ही नई वन नीति का भी जो है सूत्रपात हुआ था। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि उनका उत्तराखंड के राज्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज आधी आबादी की कार्यक्रम में आज हम आपको उनकी धर्मपत्नी विमला देवी जी से मिलवा रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि कहते हैं कि पत्नी जो है वो पति की परछाई होती है, और आप पर ये उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि जन आंदोलन हो, राजनीतिक उनका सफ़र रहा हो या फिर सामाजिक कार्य क्षेत्र उनके, तो आपने बढ़ चढ़कर उनके साथ भागीदारी निभाई है, जो कि हर महिला नहीं निभा पाती हैं, खासकर जन आंदोलन के समय में। तो आपको बचपन से ही सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा थी या फिर आप उनसे प्रभावित हुए थे? ऐसा है, हम लोग राजशाही में पैदा हुए और मेरे पिता जो वन सेवा में थे, तो राज्य के विभिन्न भागों में उनके साथ रह करके जनता से प्रत्यक्ष उनकी समस्याओं को जानने का अवसर मिला। तो राजशाही में शिक्षा के दरवाजे तो बंद ही थे। शराब केवल 35 प्राइमरी स्कूल थे और उसके दुगनी तिगुनी शराब की दुकानें थी। और आर्थिक तो कोई रोज़गार के कोई साधन नहीं थे। रोज़गार के लिए लोग बाहर स्वाभाविक बाहर जाते थे, जब शिक्षा के तो बिल्कुल कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उसके अलावा जो है अंधविश्वास, अशिक्षा और छुआछूत, और महिला तो अपने को बिल्कुल पशु ही समझती थी। तो सबसे ज़्यादा मुझे उन सब मुद्दों पर बहुत वो होता था। मेरा परिवार बड़ा जागरूक परिवार था और उन मुद्दों पर गांव की स्त्रियाँ आकर के मेरी माँ से अपना दुख प्रकट करती थी। तो मुझे 2 प्रकार की वहाँ पर महिलाओं की समस्या लगी। एक तो आर्थिक दृष्टि से परिवार की उससे लड़कियों को बेचा जाता था, लड़कियों का विक्रय, उनका सौदा होता था। और एक किशोरी को 3/3 उम्र के प्रौढ़ के साथ भी उसकी शादी कर दी जाती, पैसों का सौदा लड़की के लिए। क्योंकि और जहाँ पर घर में 2 और पहले लाई हुई हैं, और तो क्योंकि उसका पैसा, जो पैसे के लिए एक जगह उसका व्यापार होता था, पैसों की दृष्टि से वो व्यापार की वस्तु है। दूसरी तरफ जो थोड़ा सम्राट वर्ग था, उसमें लड़कियां दहेज के रूप में बाहर मानी जाती थी। यहाँ वो आर्थिक रूप से बिक्री का वो था, पैसा कमाने का धंधा, और यहाँ वो बोझ थी इसलिए कि क्योंकि हम 5 बहनें हैं, मेरा और तो 2 बहनों तक तो परिवार में ठीक था। लेकिन जब तीसरी बहन शुरू हुई तो गांव की स्त्रियों ने कहना शुरू किया, अरे साहब की तो एक डिग्री और हो गई। मेरे पिता तो बहुत आगे बढ़े हुए थे, वो जब उनके कान में गए तो तुरंत उसका करते, खबरदार किसी ने ऐसा कहा। तो लेकिन मेरे मन में, क्योंकि हर एक अपना भाग्य लेकर आता है और लड़की तो लक्ष्मी का रूप है,
लेकिन जो महिलाओं का जो रुख था उससे मुझे लगा कि लड़की या तो व्यापार की वस्तु है और या तो भार है, दोनों रूप से उसका जीवन भार है। और उनके महिला जो है ये केवल परिवार में उसकी अपनी कोई वो इंसान नहीं है, वो एक काम करने वाले एक मजदूर के रूप में उसको चला रही, उसकी कोई अहम भूमिका नहीं है। तो मेरे बालपन से ये था कि किस प्रकार से हम इन समस्याओं को, स्त्री को इंसान के रूप में कैसे हम स्थापित कर सकें, उसके भीतर जो है प्रेरणा कैसे पैदा कर सकें। बहुत घुटन होती थी। तो उसके बाद राजशाही के आंदोलन में मेरे दोनों भाई तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन करके जेलों में चले गए और मुझे तो वो नहीं, लेकिन अपना परिवेश ऐसा था कि मेरे भाई साहब ने मुझे सरला बहन के पास भेज दिया। तो उनके पास जाकर के मुझे जो थी मेरे भीतर जो तड़पन थी उसको मौका मिला और फिर मुझे दृढ़ता आई कि स्त्री जो है वो केवल एक वो नहीं है, श्रमिक नहीं है परिवार में, उसकी तो अहम भूमिका है और उसकी अहम भूमिका को हम उसे समझाना है, उसके अंदर जागृति पैदा करनी है कि वो पुरुषों के समान बराबर इंसान है। तो आज के उसमें आप क्या पाते हैं कि क्या उत्तराखंड की महिलाएं मतलब उससे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ चुकी हैं, समाज में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन आप खुद क्या पाते हैं? अब मैं तो ये तो आप लोगों पर इस नई पीढ़ी पर ये तो मैं जो हमने अपनी साधना की उसके फलस्वरूप फिर हमने तो अपने जीवन का एक उद्देश्य बना दिया कि हमें जो है ये जो बुराइयां हैं समाज में उनको दूर करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है और उस उद्देश्य से हमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की। तो आज की जो पीढ़ी है उसको सोचना है, जैसे हमको वेदना हुई स्त्री की, उसको समझ करके स्थिति को समझ के हमें वेदना हुई और हमने तय कर लिया कि उसको उनके भीतर जागृति पैदा करनी है। तो इसलिए आज जो हमारा ये पीढ़ी है स्त्री लड़कियों के हालांकि अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, लेकिन फिर भी उसे अपने को केवल बाहरी रूप से यदि हम होड़ की दुनिया में यदि महिला अपने को अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके हम और समानता का दूसरा रूप यदि हम लेंगे, होड़ की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो उससे हम समाज को नहीं बदल सकते हैं और हम उसी होड़ में जो है होड़ में पैसा प्राप्त करते हैं, जीवन सुखी भी बिता सकते हैं, लेकिन संतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए आज की जो पीढ़ी है उसके सामने एक चुनौती है कि वो किस प्रकार से अपना अस्तित्व बनाने के लिए अपनी कायम रख सके। तो उसको होड़ की तरफ से मुड़ करके सादगी और संतोष की तरफ जाना है, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से संभव हो पाएगा धीरे धीरे प्रयासों से। जानना चाहते हैं कि आंदोलन के दौरान निश्चित तौर पर आप एक माँ भी रही हैं, तो माँ की भूमिका किस तरीके से आपने निभाई है? माँ की भूमिका में ऐसा है कि मेरा एक छोटा सा आश्रम का परिवार था, उसमें बच्चे जो हम सब काम जो है मिलजुल करके बंधा हुआ वो होता था। कार्यक्रम बंधे हुए कार्यक्रम होते थे। तो मेरा बच्चा जो है जैसे छोटा बच्चा है तो मैं पढ़ाती भी जाती थी वहीं पर छोटी उसमें वहीं पर वो लेटा रहता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो फिर वो उन बच्चों के साथ जो वहाँ के गांव के बच्चे थे उनके साथ, जैसे गांव के बच्चे जो थे उन्हीं के साथ वो खेलता रहा। उसको खुला परिवेश मिला मेरे बच्चों को और प्राकृतिक जीवन मिला और उनको कुछ मेरा ये था कि जो हम अपने जीवन में जिन मूल्यों को समाज में जिन मूल्यों का कायम करना चाहते हैं मेरे बच्चे भी वही जीवन जिए। तो मेरे बच्चों ने भी गांव के बच्चे की तरह वहाँ पर शिक्षण प्राप्त किया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सिलियारा में एक नवजीवन मंडल आश्रम की जो है स्थापना करी, तो आश्रम में आपका किस तरीके से सहयोग रहा उनके साथ? तो आश्रम ऐसा था कि बहुगुणा जी तो अपनी 13 साल की उम्र से ही बगावती हो गए थे अपने परिवार से ही उन्होंने, क्योंकि गांधी सुमन जी के संपर्क में आए और तभी से उनको उस तरफ गए। लेकिन उसके आज़ादी के बाद उनका जो था रास्ता वो राजनीति के माध्यम से समाज परिवर्तन, ये उनका रास्ता था और वो कर भी रहे थे। आज़ादी के बाद उन्होंने वहाँ पर उनके जीवन के वो अस्पृश्यता निवारण का काम, जिसके लिए उन्होंने भंगी बस्तियों में रात को
वाल्मीकि बस्ती में रात को शाला चलाते थे। मैं जब वहाँ से छुट्टी पर आती थी तो उनकी शाला में वहाँ पर उनके साथ प्रार्थना में शामिल होती थी, कताई में शामिल होती थी और उनके बीच में प्रार्थना भजन गाने गाती थी वहाँ। तो इस प्रकार से उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का काम वहाँ से शुरू कर दिया था। और फिर उसके लिए उन्होंने अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि से वहाँ पर ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना की थी बहुगुणा जी ने। और जब हम लोग सल्ला बहन की जब लड़कियाँ तैयार हुई, गांव-गांव में घूम करके, पहाड़ों में घूम करके अपने विचारों को, मुद्दों को लेकर के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। तो फिर जब हर एक लड़की के माँ बाप को चिंता होती है शादी की, तो मेरे पिताजी को भी, क्योंकि मैं 24 साल की हो चुकी थी और शादी का कोई वो नहीं था, तो मैंने अपने लिए ऐसा जीवन साथी मिलना जरूरी था जो हमारी मुझको करे। तो क्या आपने पहले ऐसे खोजबीन करी थी कि जीवन साथी है ना ऐसा होना चाहिए? आपके मन में था ही कि जो मतलब इस तरीके की भागीदारी निभाए, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हो, तो आपने क्या ऐसे जांच पड़ताल करके ही आगे? हम लोग तो बिल्कुल पागल थे उसके लिए। अच्छा। समाज में किस प्रकार से बदलाव लाना है, क्योंकि बचपन से हुआ था। फिर मेरे दोनों भाई उस विचार के थे और तब मुझे तो वहाँ पर ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने यहाँ भेज दिया है सल्ला बहन के पास। तो तब मेरा तो उद्देश्य ये था कि जो गांव में बैठ करके पूरा ध्यान उसी पर लगाए। तो जब मेरे पिताजी ने इन शादी कर पाया, ये तैयार नहीं होते शादी के लिए, बिल्कुल पूरा समय समर्पित थे उसमें सामाजिक मुद्दों को लेकर के। तो जब पिताजी ने इनके पास शादी का प्रस्ताव भेजा तो एकदम खुश हो गए, तैयार हो गए। और पर इनको नहीं मालूम था कि मुझे नहीं बताया गया है। और मेरे पिताजी बहुत खुश गए, उन्होंने एकदम ये पत्र बहन जी को लिखा और मुझे लिखा कि तुम अपना सामान लेकर के आ जाओ, इतनी तारीख तुम्हारी शादी है। और मैं तो एकदम, वो भी सल्ला बहन और मैं आए, हमारी उम्र थी। तो मैंने कहा पिताजी से कि वो तो उनका तो राजनीतिक माध्यम से वो है दिल्ली की तरफ, और मेरा है कि गाँव की तरफ लोगों को पूरी शक्ति गाँव की तरफ लगनी चाहिए, लोगों को जागृत करने में, उनकी समस्याओं को करने। वो प्रयास जो है सफल भी रहा और आज जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में हमारी उत्तराखंड की महिलाएं भी हैं और निश्चित तौर पर आपके आश्रम की महिलाएं भी होंगी। अभी देखें तो वर्तमान में क्या प्राथमिकताएं बदली हैं अभी, क्योंकि पहले जो आश्रम था वो हरिजन बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए निःशुल्क और साथ ही साथ गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए आपके आश्रम के द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं। अभी वर्तमान में देखें तो क्या कुछ बदला है, क्या कुछ वहाँ पर कार्य अभी भी चल रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि वो केवल हरिजन बच्चों के लिए नहीं था, वो एक सामूहिक था जिससे सहज ढंग से अस्पृश्यता निवारण का सहज ढंग से काम होता था, नारी जागरण का सहज ढंग से काम होता था। और अपनी वो लड़कियों ने अपने आप, उनके भीतर चेतना पैदा हुई, वो छुआछूत को खिलाफ उनके संस्कार बने और अपने शिक्षा के प्रति उन्होंने अपने माँ बापों को, फिर जो कि पहले कहती थी लड़की पढ़ा के क्या करें, घासें तो काटनी है, तो उनके अपने भीतर से फिर उनके भीतर प्रेरणा पैदा हुई। और केवल हरिजनों के लिए नहीं था, गरीब बच्चों, गरीब ने सबके लिए था। वहाँ तो शिक्षण का सवाल ही नहीं था, शिक्षण क्योंकि सब बच्चों के लिए, जिस प्रकार जो कि नैतिक ढंग से अपने, हमारे पास सबसे पहले तो अच्छे घरों के लड़के, सब संपन्न घरों की, मेरी बहन, मेरे परिवार की वो, और इस प्रकार के लड़के आई जो कि समाज में अपने नैतिक गुणों के द्वारा अपनी छाप छोड़ सके। तो इस प्रकार के लड़कियों का वो साझा वो था वो, तो उससे लोगों पर बहुत, और हमने अपने जीवन को ऐसा रखा कि एक उदाहरण पेश हो लोगों के लिए कि श्रम के साथ हम बौद्धिक विकास कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी समस्याओं के प्रति किस प्रकार से सामूहिक रूप से हम भागी निभा सकते हैं। तो आज जो है उसका तो उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी पहाड़ की महिलाओं में, पहाड़ के युवकों में एक जोश, एक जागृति पैदा हुई और उन्होंने जगह जगह पर अपनी अपनी तरफ से आंदोलन शुरू किया। और इसलिए तो शराबबंदी आंदोलन, बहनें अपने 1.5 साल के, 3 साल के, 6 साल के बच्चों को लेकर के जेलों में गई। तो फिर तब वो, पर पूरी उत्तराखंड की भागीदारी थी बहनों की, लोगों की, युवकों की, बहनों की, तब जा कर के उसमें पूरे उत्तराखंड में मद्य निषेध लागू करवा सके। उसके बाद
तब उन्होंने तब मैंने जो अपने को पशु समझती तब उन्होंने चिपको आंदोलन का वो किया। तो इस प्रकार से अपनी समस्याओं के लिए जूझने के लिए समाज तैयार हुआ, तो उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज जो है फिर हम बांध की समस्या में लग गए, ये जो बड़े बांध बन रहे हैं टिहरी बांध में, तो हमको 14 साल हम भी टिहरी उसमें रह गए। और हमारे जो उस जमाने के जो कार्यकर्ता हैं वो अब मेरी तरह और इस उम्र के हो गए हैं, तो नई पीढ़ी में मुझे ऐसे उत्साही अभी युवक नहीं मिल रहे हैं जो कि हमारी उन विचारों को वहाँ पर फिर आगे ढंग से बढ़ा सके। हालांकि वहाँ पर हमारा स्कूल चलता है नैतिक शिक्षा का, और समाज से जुड़े रहना, गांव के लोगों से जुड़े रहने का हमारा वो मुख्य आधार है, हमारा बुनियादी शाला। और क्योंकि मैंने उसी को अपना संपर्क का माध्यम रखा था, हर घर से हमारा संपर्क था। तो आज जो है हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम जड़ी बूटियों का, हमारे पास थोड़ा भूमि है, जड़ी बूटियों का एक वो शुरू करें। अभी वो चल रही है चर्चा उस पर, गृह उद्योग, महिलाओं के लिए गृह उद्योग जड़ी बूटियों का। अभी तो शिक्षण का चल रहा है, लेकिन इस प्रकार से गृह उद्योग के द्वारा स्वावलंबन को कैसे मजबूत किया जाए, पलायन को कैसे वो किया जाए, ये वहाँ पर दृष्टि है। गांव में आपने अभी जिक्र किया था कि शराब बहुत ज़्यादा शराबबंदी के लेकर भी आपने आंदोलन किए हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अब खासकर पहाड़ों के लिए शराब जो है एक अभिशाप बन गया है, क्योंकि महिलाएं तो घर में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन पुरुष समाज खासकर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिशा भटक रहे हैं। बहुत मुश्किल है, इसका सबसे ज़्यादा मुझे दुख है, और स्त्रियों को सबसे ज़्यादा दुख की समस्या है। लेकिन क्या करें, हमारे अब इस प्रकार से महिला हर दुखी है, लेकिन संगठित होकर इसका विरोध करने की शक्ति नहीं, समझ शक्ति नहीं निकाल रही है। दुखी तो हर महिला है, कोई महिला नहीं चाहती है कि मेरा पति और मेरा बच्चा शराब बने, है ना। लेकिन यही है कि अपने समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है, नई लड़कियां तो अपनी उसमें लग गई हैं, उन्होंने समानता के लिए अपने को व्यवसाय में जोड़ लिया है, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो सामूहिक रूप से उस पर वो कर सकें। लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है, हम लोगों ने तभी इतने बड़े आंदोलन कर सके जबकि हमको बिल्कुल समर्पित थे सब कुछ छोड़ करके, और जब हम आगे उनके साथ चलते थे तो सब बहनें तैयार हो जाती थी उसके लिए। तो आज की पीढ़ी में ये इस ऐसे कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं के, समर्पित लोगों की, जो कि उन समस्याओं के लिए अगुवाई करें। सुंदरलाल बहुगुणा जी को ज़्यादातर चिपको आंदोलन के जनक के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने 9.5 किलोमीटर की जो केनार नदी है उसका भी निर्माण करवाया। सामूहिक शोषण से समाज को मुक्त करने के लिए उन्होंने श्रमिक सहकारी समूह की स्थापना करवाई, और उस अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने लगातार, मैंने जैसे पहले कहा, छकर बाबा छात्रावास की स्थापना की, उनके बीच में जा कर के रात्रिशाला चलाई, और फिर जब हम आश्रम में थे तो फिर वहाँ खुद हरिजन, जो कि डोला पालकी का सवाल ही नहीं था उसमें कि सवर्ण लोग उनको होते थे, तो खुद अपने बाराती बन के उनके साथ गए डोला पालकी ले करके। अपना एक घोड़ा रखा, जिससे क्योंकि हरिजनों को तो घोड़े पर भी बारात को ले नहीं देते थे ना उस ज़माने में, तो खुद अपने साथ बाराती बन करके जाते थे, और इस प्रकार के समाज में एक प्रेरणा पैदा की थी उन्होंने। तो और अपने जीवन में तो एक जीता जागता, जैसे गांधी ने कहा था, मेरा जीवन मेरा संदेश है, तो उनका जीवन उन्होंने जिया पहाड़ को। उन्होंने जितने दिनों तक जिंदे रहे, शायद लोग इस बात को नहीं वो करते हैं, उन्होंने पहाड़ के जूते को पहन करके विदेशों की यात्रा की, अपनी मुरझाई पहन करके, कि मेरे पहाड़ के आदमी को रोज़गार, यहाँ के दर्जी को वो मिले, अपना पहाड़ का परिवेश। तो उन्होंने वो जिया, क्योंकि मैं जब एक मीटिंग में कहीं थी, गई मैदान में, तो एक भाई ने कहा कि बहुगुणा जी तो पहाड़ का जीवन जीते हैं, और उन्होंने अपना जीवन जैसे गाने का उसे रखा है। मैं एक दिन एक आदमी एक का जूता एक मूर्ति के पास ले गया, कहा कि जल्दी से बना दे, ये बहुगुणा जी का जूता, और चप्पल कुछ नहीं पहनते हैं हमारा, तो अब उन्हें मीटिंग में जाना है। उसने बहुगुणा का नाम सुना, तो उससे कहा, अरे मेरा हो भाग्य
कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे उसकी इतनी वो करता है इज्जत, और उसने तुरंत उसको बनाया और पारस्परिक नहीं लिया, कहा कि मेरा सौभाग्य। तो मैंने वो उसको जिया उन्हें पहाड़ के, उनके इन पहलुओं को लोग नहीं समझते हैं। उनके काफ़ी प्रयास रहे हैं और काफ़ी सफल भी हुए हैं, और जिनके बदौलत आज हम कुछ सुविधाएं भी ले पा रहे हैं, मैं कह सकती हूँ। लेकिन अभी कोरोना महामारी के कारण वो आज हमारे बीच में नहीं है। अंतिम समय पर आपने भी उनका हाथ नहीं छोड़ा इस महामारी के दौर में भी। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना महामारी जो है आज मनुष्यों के ही जो कर्म है उसका दुष्परिणाम है, उसी वजह से ये आया है? देखिए, हमारे जैसे का विकास की जो अंधी दौड़ है, हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ मिलकर को जीने का नियम है ना। उनकी वेद रचनाएं, उनके सारे जो आध्यात्मिकता हैं, तुलसी को पानी देना, वृक्ष पीपल को पानी देना, वृक्षों के साथ सहजीवन, प्रकृति के साथ सहजीवन जीने का है। लेकिन हमने उसको छोड़ करके हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के लिए, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं प्राप्त करने के लिए हमने प्रकृति को पूरा बदल दिया परिवेश। और अब कोरोना ने उसके रूप में हमको चेताया है कि उसमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है मनुष्य को। तो ये एक चेतावनी हमारे सामने है कि इस प्रकार की यदि हम वायुमंडल को इस प्रकार से, अपने मिट्टी को, पानी को, हवा को इस प्रकार से हम प्रदूषित कर रहे हैं विकास के नाम पर, तो हम अपने लिए नई नई बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस प्रकार की जीवन शैली में लौटें जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो। बिल्कुल, इसके लिए हमें अंदर दौड़ विकास की तरफ नहीं दौड़ना है, बल्कि प्रकृति के ऊपर भी ध्यान देना है। जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, है ना। सादगी, सदाचार और संयम। तो हमको अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना होगा, तो तभी हम प्रकृति के साथ मिल करके उतना लें जितनी हमारी आवश्यकता, लालच नहीं। बिल्कुल, प्रकृति से लेकर और तमाम समाज सेवा से लेकर आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो केवल जब तक उनको अवार्ड मिलता है तब तक वो सीमित रहते हैं, उसके बाद जो है उतने अथक प्रयास नहीं देखे जा रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहें? इस पर यह है, सामाजिक लोगों को थोड़ा उनको भी चेतावनी देनी चाहिए कि भाई तुम तो लोगों ने भी मान्य, सरकार ने भी दे दी है, अब तुमको लोगों की मान्यता का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए उनको भी थोड़ा झकझोरना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश तो आपने दे दिया कि हमें प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ समाज में अभी भी बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। बस मैं तो नई पीढ़ी से मुझे यही वो है कि नई पीढ़ी चेत जाए कि हम जो है यदि इस प्रकाश के अंदर दौड़ में रहेंगे तो हम फिर अपने लिए एक संकट, क्या विकास क्या हमें इसी पीढ़ी के लिए चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये भी उनको ध्यान। अब मनुष्य के जीवन की सार्थकता पता नहीं इसी में है। मनुष्य और पशु में यदि हम अपने ही लिए जीते हैं तो फिर मनुष्य होने का फिर हमें वो नहीं है ना, क्योंकि अपने लिए तो हर जीव जीता है। और मनुष्य होने के नाते यदि हमने अपनी बुद्धि के, मनुष्य के पास बुद्धि है तो बुद्धि भी केवल अपनी सुख सुविधाओं के शरीर के लिए यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो हम अपने मनुष्य जीवन का वो नहीं। इसलिए हमको अपने अलावा सामाजिक, हमारे जीवन का जो है वो सामाजिक ऐसे काम कर जाएं, समाज के लिए कैसे उपयोगी वो कर जाएं जिससे कि समाज में याद रखे नई पीढ़ी को, और अपने को भारतीय संस्कृति के अनुकूल ढालना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके अनुभवों को जानकर भी। तो वो धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि जब नई पीढ़ी थोड़ा इस पर चर्चा करती है, हमारी उसकी यही तो आज समस्या पैदा हुई। जितनी समस्याएं हैं हमने अपने जीवन के द्वारा जो एक आंदोलन खड़ा किया था, अब आगे की ये जो भविष्य की जो पीढ़ी है, इसलिए मुझे उसको आगे चलाने के लिए समर्पित तैयार हो रहे हैं लोग। भगवान जी के जाने के बाद जो मुझे संदेश मिले उन्हीं के आधार पर मैं उनके जाने के दुख को झेल सकी, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार वो बना गए हमारे लिए मित्र। लेकिन समर्पित भाव से उसके लिए हम अपनी भागीदारी निभाएं, ये कोई दिख नहीं रहा है नई पीढ़ी में। तो उसके लिए मेरी तमन्ना है कि नई पीढ़ी में ऐसे लोग निकलें जो कि
समर्पित भाव से समाज के मुद्दों को उठाने के लिए अपने को समर्पित करें। तो इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्ते।